तो बच्चों क्या हाल चाल, सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम मेरे पास क्या, रोटेशनल मोशन। तो माइंड मैप का भाई साहब बहुत ही भयंकर माहौल बना पड़ा। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन। अब देखो, बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने को बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि जो आप जो ये पढ़ने वाले हो वो आप लोग ऑलरेडी जानते हो। इसमें जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले वो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, बस फर्क क्या है, यहाँ पे कुछ नए तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट में कोई नयापन नहीं होगा, वही पुरानी बातें होंगी, कुछ नया खास मतलब नहीं मिलेगा आपको। पर जो मेजर हमारे पास पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो आज फटाफट से शॉर्ट में जरा कॉन्सेप्ट को करते हैं रिवाइज, क्या क्या आपके मेन मेन फॉर्मुला जिन पे आपको फोकस करना है, और उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। बोलो भाई रेडी है क्या? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, एक नंबर। चल भाई आओ शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। शुरू करो। सबसे पहले तो क्या लिखा है? रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड। भैया रिजिड बॉडी किसको बोलते हो? तो दृढ़ पिंड उसको कहा जाता है जिसपे बाहर से बल लगाने पे उसके आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आए। ऐसी कोई भी वस्तु जिसपे बाहर से बल लगाने पे उसके आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, आप उसको दृढ़ पिंड कहते हो। या फिर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि सर अगर आकार आकृति में परिवर्तन नहीं है, मतलब कि वस्तु के अंदर कोई भी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि देखा बस क्या है, डायग्राम है सर, डायग्राम से मेरे पास क्या है, दो बिंदु है। तो मेरे पास ये रहा बिंदु ए, ये रहा मेरे पास बिंदु बी। अब हम कह रहे हैं कि अगर ये दृढ़ पिंड है तो इनके बीच में जो आपकी दूरी है वो हमेशा सेम रहेगी, कभी भी नहीं बदलेगी। अच्छा सर, तो दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु, कोई भी दो बिंदुओं के बीच की क्या है, मेरे पास दूरी नहीं बदलती है जब आप लोग इस पे बाहर से कोई भी बल लगाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलेगा। अच्छा अब सर अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं बदलता है तो एक सिंपल सा पॉइंट हम लोग यहां से कह सकते हैं सर, क्या कि वी रिलेटिव ए बी के अनुदिश दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पे जो आपका सापेक्ष वेग है वो कितना, 0 आएगा। सर क्यों? सापेक्ष वेग 0 होने का मतलब यह है कि उनके बीच की दूरी नहीं बदलना है, उनके बीच की दूरी नहीं बदलना है। मतलब कि दो कण अगर गति कर भी रहे हैं तो भी उनका जो वेग है मिलाने वाली रेखा के अनुदिश मेरे पास सेम टू सेम आएगा। से देखो बस, से देखो ये रहा, देख 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 क्या बोलते हैं सर, मेरे पास क्या ये है वी ए, कितने कोण पर, अल्फा कोण पे। तो अगर मैं इसका करूं घटक, अगर मैं इसका घटक करने जाऊं तो कोण के साथ में कौन सा आता है, कॉस वाला घटक आता है। तो वी ए कॉस अल्फा यहां आएगा। सेम तरीके से वीबी का घटक बीटा के साथ कितना मेरे पास आएगा, वीबी कॉस बीटा आएगा। तो आपको मिलाने वाली लाइन के अनुदिश जो आपका वेग होगा वो दोनों का सेम चलने वाला है। मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो दोनों का वेग होगा वो सेम होगा। अच्छा मतलब एक बिंदु के सापेक्ष दूसरा बिंदु दूर या पास नहीं आ पाएगा, एक बिंदु के सापेक्ष दूसरा वाला पास या दूर नहीं जा सकता, उसके लिए दूरी हमेशा सेम रहेगा। तो अगर गति होती भी है तो समान दूरी पर रहता हुआ गति होगा, और समान दूरी पे रहता हुआ गति सर कौन सा होता है, वृत्तीय गति होता है। अरे हाँ सर, हमारे पास क्या है कि एक बिंदु फिक्स है और दूसरा बिंदु हमेशा समान दूरी पे रहते हुए गति करता है, तो वो सर्कुलर मोशन बनता है। अच्छा बात करेक्ट है। मतलब कि जब कभी मेरे पास दृढ़ वस्तु है और उसकी गति हो रही है तो या तो एक बिंदु के सापेक्ष दूसरा बिंदु चलता हुआ दिखेगा ही नहीं, और चलता हुआ दिखता है तो वो होगा मेरे पास कौन सा, आपका वृत्तीय गति। अच्छा अब जब वृत्तीय गति होगा तो उसका मेरे पास क्या आएगा, ओमेगा कोणीय वेग होगा, एंगुलर स्पीड होगा। सर जी हाँ सर, एंगुलर स्पीड याद करते हैं, हमने पढ़ रखा है एक फॉर्मूला सर, कौन सा, रेखीय वेग का कोणीय वेग के साथ संबंध पड़ा हुआ है। सर ओमेगा कितना होता है, v बाय आर होता है। सर v कौन सा लें, सर v लेना है वो वाला जो त्रिज्या r के लंबवत है। ओहो हो 90 डिग्री कोण है, यस। तो आपको यहां पे वेग वो वाला लेना है जो कि r के लंबवत, मतलब कि बिंदुओं की दूरी के लंबवत है। अच्छा तो अगर मैं कहूं कि बिंदु, अब देखो यहां पर कि अगर मुझे एक के सापेक्ष बी का, ए के सापेक्ष बी का या बी के सापेक्ष ए का कोणीय वेग निकालना है, समझो क्या, बी का कोणीय वेग ए के सापेक्ष, एक काम उसको हटा दो, इसको ना अगले पेज दिखाता हूं आपको आराम से डिटेल में, हटा दो ठीक है। सापेक्ष कोणीय वेग तो हम क्या कह रहे हैं समझना कि भैया ओमेगा, ओमेगा ए का बी के सापेक्ष
क्या कहेंगे भैया पास? तो ओमेगा ए का बी के सापेक्ष, तो ए का वेग बी के सापेक्ष कौन सा? लंबवत दिशा में बटे उनके मध्य दूरी। सब मतलब क्या समझाते हैं कि ए का बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष सापेक्ष बी के लंबवत दिशा में, है ना, तो सापेक्ष वेग डी के लंबवत, ठीक है, बटे में उनके बीच का दूरी कितना? डी। बात करते हैं तो जैसे आपने अभी लास्ट एग्जाम्पल सर देखा, सर दो बिंदु थे ए और बी। यस सर, ये रहा ए, ये रहा बी। सर आपने अभी अभी देखा, सर क्या देखा कि सर ए का वेग यहां पे दिखाया गया था, बी का वेग यहां दिखाया गया था, इनके कोण अल्फा थे, इसका कोण बीटा था। अगर मैं इसके घटक कर रहा था तो मिलाने वाली रेखा पे जो घटक आया सर वो तो मेरे पास सेम थे, लेकिन एक घटक तो मिलाने वाली रेखा के लंबवत भी आएगा। कितना आएगा? वी ए साइन अल्फा, बी बी साइन बीटा। अच्छा सर, अब हम कह रहे हैं किसका वेग किसके सापेक्ष? हम कह रहे हैं ए का वेग बी के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष देखते हो आप उसको रोक देते हो। यह करते ना कि सर मान लो कि अगर मुझे ए का वेग निकालना बी के सापेक्ष, तो क्या करते हो? बी को रोक दो और उसके वेग को उल्टा करके ए में जोड़ दो। अरे हाँ सर, ये बात मैं जानता हूं। देख, बी को रोक दे, बी को रोक दो, रोक दे, बी को रोक के बे कहां लिया है? रेस्ट पे लिया है। और इसका जो वेग है उसको उल्टा करके यहां जोड़ दो। मतलब कि यहां पे सर, तो यहां पे वी ए साइन अल्फा पहले से ही था, साथ में वी बी साइन बीटा भी आ गया है। अरे वाह सर, तो आपने निकाल लिया सापेक्ष वेग लंबवत दिशा में। ये मान वहां डालेंगे, बटे में डी करेंगे, आपको कोणीय वेग मिल जाएगा। सर बहुत बढ़िया। हाँ सर, समझे क्या? तो दृढ़ पिंड से जुड़ी हुई कुछ खास की, है ना, 2-3 बातें। बात नंबर 1 कि सर ऐसी वस्तु जिस पे बाह्य बल लगाने से उसके आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन नहीं आएगा मतलब कि कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहेगी। अब उनके बीच का दूरी अगर अपरिवर्तित रहता है तो एक के सापेक्ष दूसरा बिंदु हमेशा घूर्णन करता ही नजर आएगा, घूमता ही नजर आएगा सर्कुलर पाथ पे। सर ठीक है, सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ नजर हमें आएगा। सर ठीक है, इसमें मुझे कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और मेन बात सर, अगर मेरे पास दृढ़ पिंड है, अगर मेरे पास दृढ़ पिंड है तो सॉलिड के किसी भी बिंदु के सापेक्ष सारे बिंदुओं का ओमेगा सेम आएगा। कोई भी एक बिंदु पकड़ लो, उसके सापेक्ष सारे के सारे बिंदुओं का कोणीय वेग मेरे पास क्या होगा? हमेशा सेम रहेगा। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलेगा? डन 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 डन। ओके सर, बात करें अब दृढ़ पिंड। बात सुनेंगे तो सर वास्तव में कोई भी वस्तु कंप्लीटली सॉलिड, कंप्लीटली ना रिजिड नहीं होता। कोई भी वस्तु कंप्लीटली रिजिड, दृढ़ नहीं होता है कि मतलब कि कोई भी वस्तु कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाह्य बल लगाओ और उसके आकार आकृति में परिवर्तन ना आए। हाँ, ये हो सकता है कि एक निश्चित बल तक कोई परिवर्तन ना आए, लेकिन उस निश्चित बल के बाद उसमें परिवर्तन आता है, आकार आकृति बदलता है या टूट फूट उसमें होती है। लेकिन आप किसी भी बॉडी को कंप्लीटली रिजिड, कंप्लीटली दृढ़ नहीं कह सकते हो। ठीक है, ओके। अब याद करते हैं सर, हमने एक चैप्टर पढ़ा था, कौन सा? न्यूटन के गति का नियम। हाँ सर, वहां पे एक छोटू सा पढ़ा टॉपिक सर, कौन सा? जड़त्व, इनर्शिया। याद करो सर, जड़त्व क्या होता है? सर जड़त्व वस्तु का वह गुण होता है जिसकी वजह से वो अपनी गति में परिवर्तन का विरोध करती है। हाँ सर, लेकिन उस बात को जरा पूरा करते हैं। जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसकी वजह से वो अपनी स्थानांतरित गति में परिवर्तन का विरोध करती है। सर स्थानांतरण बोले तो भाई एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना बिना अपने ओरिएंटेशन, बिना अपने विन्यास को बदले। सर मतलब देख, ये पेन है, हाँ सर, कैसा है? वर्टिकल, हाँ सर। तो ये वस्तु आगे पीछे ऊपर नीचे से हो रहा है सर, घूम रहा है, क्या घूम रहा है, लेकिन अभी भी आप इसको ट्रांसलेटरी मोशन ही कहोगे। सर क्यों? क्योंकि वस्तु के विन्यास में, उसके ओरिएंटेशन में कोई फर्क नहीं आया। ये पहले भी वर्टिकल था, आज वर्टिकल है सर, हर पॉइंट पे ये क्या है? वर्टिकल ही रखा हुआ है, ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है। अच्छा, तो फिर रोटेशन किसको बोलते हैं? सर जब वस्तु अपना विन्यास बदले, हो अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है। पहले ये वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल हो गया, तिरछा हो गया। अरे हाँ सर, बात समझाऊं तो बात समझना। तुम्हारे पास क्या है? जड़त्व वस्तु का वह गुण है जो वस्तु के स्थानांतरित गति में परिवर्तन का विरोध करता है। लेकिन अब नई बात से क्या है? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण जो होता है सेम काम करता है किसमें? घूर्णन में। अच्छा, वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वस्तु अपने घूर्णन का विरोध करता है। सर ठीक है, वस्तु अपने घूर्णन का
विरोध करता है, सॉरी गलत बोल गया, घूर्णन में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करने वाला जो गुण होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण, उसको हम लोग कहेंगे। सर जी हाँ, चलेगा, दौड़ेगा। अब जड़त्व आघूर्ण हम यहाँ पे 3 तरह के सिस्टम के निकाल सकते हैं अपने क्वेश्चन जो अपने एग्जाम में बनता है। सबसे पहला सर कौन सा, विविक्त कणों का निकाय। सर ये क्या होता है, सर इसमें क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं द्रव्यमान, दिखाते हैं मेरे पास क्या होता है, बहुत सारे छोटू छोटू होते हैं द्रव्यमान। ये मेरे पास क्या है, घूर्णन अक्ष होती है, और घूर्णन अक्ष के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे द्रव्यमान होते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कितने हो सकते हैं, ठीक है, कितना भी हो सकता है। तो इसका द्रव्यमान m1 और अक्ष से इसका दूरी कितना r1, दूसरा द्रव्यमान कितना m2 और इसका अक्ष से दूरी कितना r2 होगा। द्रव्यमान नंबर m3 और इसका अक्ष से दूरी कितना r3 है। तो द्रव्यमान कितना m4 और इसका घूर्णन अक्ष से दूरी से कितना r4 होगा। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, दूरी हमेशा अक्ष के साथ लंबवत लिया जाएगा। तो लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ठीक सर। तो घूर्णन अक्ष से हर एक द्रव्यमान की जो लंबवत दूरी है उसका इस्तेमाल करना है। तो जड़त्व आघूर्ण विविक्त कणों के निकाय के लिए जो बेसिक मेरे पास फॉर्मूला होता है m इंटू आर स्क्वायर। m क्या होता है, द्रव्यमान, r होता है घूर्णन अक्ष से दूरी। मेरे पास क्या है, पहला द्रव्यमान m1 r1 स्क्वायर, दूसरा m2 r2 स्क्वायर, तीसरा m3 r3 स्क्वायर। अब आप लोग अगर देख पाओ, मैंने इनको डायरेक्टली जोड़ा है, मैंने इनको डायरेक्टली जोड़ा है, मतलब से क्या है, ये एक मेरे पास क्या होता है, अदिश राशि होता है। क्या मेरे पास ये, तो ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसकी कोई दिशा नहीं। तो कायदे से तो ना, कायदे से तो इसको बोलते हैं टेंसर, और अपने सिलेबस के हिसाब से हम इसको क्या बोलेंगे, बोल दो स्केलर, चलेगा, ठीक है। ओके सर, मेरे पास क्या है, ऐसे सिंपल सबको जोड़ेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, अगर फॉर्मूला देख पड़ सर m इंटू आर स्क्वायर, तो सर इसके हिसाब से जो उसका यूनिट बनना चाहिए, द्रव्यमान किस में आएगा बॉस, केजी में आएगा, दूरी किस में, मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, तो मीटर स्क्वायर m इंटू आर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, समझ गया। ओके सर, तो ऐसे ही मेरे पास क्या है, सतत द्रव्यमान वितरण। सर ये सेम बात हमने चैप्टर सेंटर ऑफ मास में किया हुआ है। हाँ सर, वही सब बात कर रहा हूं, सेंटर ऑफ मास में सेम बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर सतत द्रव्यमान वितरण मतलब कि एक सिंगल बॉडी है, एक सिंगल बॉडी है, एक सिंगल बड़ी वस्तु जिसपे आपका द्रव्यमान बटा हुआ है एक समान रूप से, जनरली, ठीक है, एक समान रूप से आपका द्रव्यमान बटा हुआ है। अब हो सकता है कि द्रव्यमान एक सरल रेखा पे हो, एक सतह पे हो, एक वॉल्यूम पे हो। तो इसके आधार पे हमने 3 तरह के घनत्व पढ़े हैं, इसके आधार पे हमने 3 तरह के घनत्व पढ़े हैं। याद करो सर, लैम्बडा होता है आपका रेखीय द्रव्यमान घनत्व m/l, सिग्मा सतहीय द्रव्यमान घनत्व, जी हाँ, रो वॉल्यूमेट्रिक बोलता है आपका आयतनीय द्रव्यमान घनत्व, सर जी हाँ पढ़ा हुआ है। तो 3 तरह के आपने पढ़े थे घनत्व। तो अब ऐसे सिस्टम के लिए हमारे पास क्या कोई वस्तु है, ये लो कोई वस्तु है हमारे पास, हमें इस वस्तु का क्या निकालना है, इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ सर, जड़त्व आघूर्ण निकालना। सर कैसे निकालूंगा, एक छोटू सा टुकड़ा, एक छोटा सा अल्पांश मान लो। ओके सर, ये कितना होगा dm, यस सर, और इनकी जो दूरी होगी कितना अपन छोटू r मान लेंगे, ठीक है। इसकी दूरी यहां से कितना होगा, छोटू r का स्क्वायर। तो इस छोटे से टुकड़े का जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर स्क्वायर, सबका निकालना है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, समाकलन मेरे पास कर दोगे, जिसकी वैल्यूज हम लोग इन डेंसिटी की मदद से यहां पे रख के सॉल्व कर लेते हैं। चल ठीक है, चलेगा। हाँ सर बिल्कुल सही। और मान लो पास क्या है, तीसरी कैटेगरी सर आपकी जो आती है वो है संयुक्त द्रव्यमान निकाय, कंपोजिट मास सिस्टम। इसमें क्या होता है, तो 2-3 बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं, और उस पूरे बड़ी बड़ी वस्तुओं के निकाय का मुझे क्या होता है, टोटल इनर्शिया निकालना होता है, टोटल आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना होता है। सर कैसे निकालूंगा, कुछ नहीं, अदिश राशि है, तो हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो और सबको जोड़ दो। सर कैसे, मेरे पास I1 प्लस I2, या और भी तो भैया I1 प्लस I2 प्लस I3, हाँ सर, इनका इस्तेमाल आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक सर। ओके, अब मेरे पास क्या है, ये कुछ खास चीज है जो आपका समबाहु त्रिभुज में आपको काफी हेल्प करता है, कैलकुलेशन पार्ट है। तो सिंपल मेरे पास क्या है, GKB ज्ञान की बात, GKB ज्ञान की बात, मेरे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा की लंबाई मेरे पास a होता है, तो किनारे से सेंटर की जो दूरी होता है वो a/√3 होता है ना। भुजा के सेंटर से इस त्रिभुज के सेंटर की जो दूरी होता है कितना, a/2√3 होता है। अच्छा, और सर ये पूरा कितना होता है, ये पूरा आपका होता है √3 a/2। इनको याद रखना, इनसे आपकी कैलकुलेशन काफी हद तक फास्ट हो जाएगी।
काफी हद तक आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो ठीक है, चलेगा। अब जब बात करें विविध कणों का निकाय, ठीक है, हमारे बच्चे थोड़े से मासूम है, इनको क्या ना ज्योमेट्री वगैरह में थोड़ी दिक्कत आती है, तो नोट की बात लिख लेना, वैसे कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप सभी को ये आना चाहिए। ठीक है, कि मान लो कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक दे रखे हैं एक्स, वाई और जेड। ठीक है, जनरली किसी द्रव्यमान को किसी बिंदु पर रख के बोलेगा कि मुझे एक्स अक्ष के सापेक्ष बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वाई अक्ष के सापेक्ष कितना होगा, या जेड के सापेक्ष पेपर कितना होगा। ठीक है, तो बात समझते हैं। तो अगर मैं ऐसे किसी वस्तु को जो आपने बिंदु पी पे रखा है पूछूं कि भैया इसका एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, एक्स अक्ष से इस बिंदु का दूरी क्या होगा, इस द्रव्यमान का दूरी क्या होगा, सर क्या करोगे, एक्स से पूछा है तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक सर, मेरे पास क्या है, वाई अक्ष से दूरी पूछा जाए तो क्या करोगे, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। अगर मुझसे जेड अक्ष से दूरी पूछेगा, ठीक है, सब सिंपल सा कहानी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। सब बहुत बढ़िया सर, एग्जाम्पल देना, ले देख एग्जाम्पल, मान ले कोई बिंदु ए है, कोऑर्डिनेट 2,3,4 है। अगर मैं कहूं भैया कि एक्स अक्ष से दूरी मुझे इसकी बताओ, तो कितना आएगा वाई और जेड, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना बचेगा 5। अगर मुझसे पूछे भैया कि वाई अक्ष से दूरी क्या होगा, सिंपल, वाई से तो एक्स और जेड, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना बचेगा 16 प्लस 4 कितना 20, रूट 20 मेरे पास आएगा। 4 इंटू 5 कितना, रूट 5। बहुत बढ़िया, चलेगा दोस्त। हाँ सर, सेम तरीके से अगर मैं जेड अक्ष से दूरी पूछूं कितना बचेगा, तो एक्स और वाई का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना बचेगा, 4 और 9 कितना, रूट 13। बहुत बढ़िया। तो मान लो अगर तीनों निर्देशांक उसमें हो ही नहीं तो, अरे तो तब तो और आसान है भाई। देख मान ले कोई बिंदु भी है, आपको रखा हुआ कोऑर्डिनेट कितना 6,8 और ये कितना 0 है। 6,8 आपको दे रखा है, ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा, शानदार। 6,8 आपको दे रखा है, चल ठीक है, 6,8 दे रखा है, सिर्फ एक्स और वाई दे रखा है, जेड इसमें है ही नहीं। तो बहुत बढ़िया, अगर एक्स से दूरी निकालना है, देखो मेरे पास एक्स से दूरी के लिए वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर तो है, जेड उसमें है ही नहीं, तो 0 लो, सॉल्व करना में कितना बचेगा 8। बहुत बढ़िया सर, वाई अक्ष से दूरी एक्स का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, तो जेड है ही नहीं तो 0 लो, सॉल्व करना में कितना बचेगा 6 आएगा। बहुत बढ़िया, तो जेड अक्ष से दूरी, जेड अक्ष से दूरी से कितना बचेगा 0, तो भैया एक्स और वाई, सॉरी भूल गया, ओहो, कितना बचेगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर अंडर रूट, कितना बचेगा 10। तो ऐसे आप लोग किसी भी दिए गए बिंदु द्रव्यमान का एक्स वाई जेड अक्ष से दूरी निकाल सकते हो। बाकी भाई नॉर्मल चीज है, आपको पता होनी चाहिए, है ना। जैसे हमने कहा भाई त्रिभुज के लिए सिर्फ ये बातें पता है ना, ऐसे कुछ बातें समय किसके लिए होती है, आपके वर्ग के लिए या आयत। देखो हमारे पास क्या वर्ग है, वर्ग दे रखा है, वर्ग है ना, वर्ग की ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इनका जो केंद्र बिंदु होता है कौन सा, ये सेंटर वाला केंद्र बिंदु की बात कर रहा हूं, यहाँ पे आपके विकर्ण आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, अगर भुजा इसका ए होता है तो पूरा जो विकर्ण होता है, पूरा का पूरा जो विकर्ण होता है कितना होता है, वो होता है √2 है ना। तो ये कितना a बटा √2 उसका आधा, ये भी कितना a बटा √2 इसका आधा। सेम कहानी इसका होगा। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे टाइम आपका एग्जाम में बहुत बच जाता है। ठीक सर, मान लेंगे, चलेगा, दौड़ेगा, बहुत बढ़िया। चल मान ले अगर इसकी जगह पे मेरे पास क्या है, आपका आयत होता, ले भाई आयत ले लेते हैं। तो ये बुझा कितना a लंबाई का, ये कितना b लंबाई का। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका विकर्ण कितना लंबा होगा, ले भैया विकर्ण ले आऊंगा, तो विकर्ण कितना लंबा होगा, विकर्ण सिंपल लगाओ पाइथागोरस, ये भी कितना b, ये भी कितना a, तो a और b पता है, तो ये कितना बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। सेंटर लोगे तो दोनों आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा आधा ले दो, a स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट का आधा, ये भी कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट का आधा। सेम कहानी आपके बचे हुए 2 के लिए हो जाएगा, ऐसे सेम टू सेम चल जाएगा दोस्त। हाँ सर, तो भाई आप लोग इनको ऐसे कर सकते हो, बेसिक बातें हैं, पता होनी चाहिए। ठीक है बॉस, चलेगा क्या, अरे बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ाओ कहानी को, ले भाई देख आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, एक बहुत स्पेशल केस आपका सर होता है सर, कौन सा, 2 मास सिस्टम। भैया बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका इस्तेमाल हद से ज्यादा होता है। 2 मास सिस्टम, जिसे हमने सेंटर ऑफ मास में भी देखा था, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास में हमने पहले इनके लिए केंद्र निकाला था कि इनका केंद्र कहां पे होता है। याद करो सर, 2 मास सिस्टम है कि जो सेंटर ऑफ मास आपका होता है, सेंटर ऑफ मास मेरे पास होता है वो
जो होता है दोनों बिंदुओं से जो उनकी दूरी आती है वो द्रव्यमान के उल्टे अनुपात में आती थी। अरे हाँ सर, याद है। तो ऐसे दूरी r1 r2 निकालोगे, अब आप लोग निकालोगे किसका, इनर्शिया। तो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इंटू आर स्क्वायर। तो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। जब वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर लो, m1 m2 बटा m1 प्लस m2 आपका r स्क्वायर। सर जी हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार, मजेदार, ओके सर, चलेगा, दौड़ेगा। अरे बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है। ले भाई आगे बढ़ो, कहानी देखो, कहाँ गए। अब हमारे पास क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, कुछ प्रमेय होती है, कुछ थ्योरम्स होती हैं। एक होता है समांतर अक्ष का प्रमेय, एक होता है लंबवत अक्ष का प्रमेय। इनको ध्यान से समझना, क्योंकि इनका इस्तेमाल क्वेश्चंस में जरूर देखने को मिल जाता है। तब सर हमारे पास क्या है, समांतर अक्ष का प्रमेय। सर ये बात क्या है, ये जो प्रमेय है वो यूनिवर्सल है, वो कहीं भी लग जाती है, चाहे मेरे पास वस्तु 1D हो, 2D हो, 3D हो। मतलब कि आपके पास चाहे एक 1D ऑब्जेक्ट हो, वन डायमेंशनल एक विमीय वस्तु हो, या एक सतह हो, या एक मेरे पास 3D ऑब्जेक्ट हो, हर एक केस में समांतर अक्ष का प्रमेय लग जाता है। सब बोलता क्या है, I बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। मान लो मेरे पास क्या, कोई वस्तु है, कि मानो मेरे पास कोई वस्तु है ना, इसका अपना क्या है, सेंटर ऑफ मास है। अब सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको बोलते हो ICM। इसको ICM उसको कहा जाएगा, आईसीएम उसको कहा जाएगा। बात समझते हैं। तो आईसीएम, अब देखो, तो ये अक्ष तल के लंबवत या तल में होनी चाहिए, अरे कुछ भी, कोई भी चलेगा, कोई भी ऐसा एक्सिस जो सेंटर से गुजर रहा है, आप उसको आईसीएम कह सकते हो। सिंपल सी बात। हमारे पास क्या है सर, ये वस्तु है, तो इसका सेंटर मास इसके बीच में होता है, बीच में होता है सर, मैं अक्ष को ऐसे लगा दूं या ऐसे लटा दूं, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों को आईसीएम बोल सकते हो, आप दोनों को ही आईसीएम कह सकते हो, ठीक है। अब मान लो आपको इसका पता है और मुझे ऐसी अक्ष के लिए पूछा है जो इसके समांतर, मतलब कि यहां कहीं, तो ठीक है, इसके समांतर मेरे पास कोई अक्ष है जो आईसीएम के समांतर है, और आपसे उसका आई पूछा गया, ये आपसे पूछा गया, और इनके बीच का दूरी कितना, डी बोला गया। तो जब ऐसी कंडीशन होता है तब हम लोग समांतर अक्ष के प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो आईसीएम क्या है, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष एमओआई। सर एमओआई का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। सर ठीक है, चलेगा। और मेरे पास बात एक काम की, स्टार पॉइंट, जहां से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। क्या बोलता है कि सर सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है, इससे ज्यादा कम कहीं नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा कम कहीं नहीं मिलेगा। सर क्यों, क्योंकि देखो आप किसी भी और अक्ष पे जाओगे तो आईसीएम में कुछ जोड़ा जा रहा है, जोड़ोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम देखने को मिलता है। चलेगा दोस्त, हाँ सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। दूसरा, लंबवत अक्ष का प्रमेय। सर क्या है, लंबवत अक्ष का प्रमेय, यह सिर्फ और सिर्फ 2D वस्तुओं में ही लगता है, दो विमीय है ना, मतलब 1D लग जाएगा, 1D में लग जाएगा और 2D में लग जाता है। तो 1D और 2D दोनों लग जाता है, लेकिन 3D में नहीं लगता है, 3D में नहीं लगता है। तो बात जरा समझेंगे, ऐड करता हूं। क्या कह रहे हैं, तो लंबवत अक्षर में से क्या बोलता है, IZ बराबर IX प्लस IY। सही समझे नहीं, समझाते हैं कि मान मेरे पास कोई वस्तु है, हमारे पास क्या कोई वस्तु है, हाँ सर। अब इससे, इस वस्तु के तल में, इस वस्तु के तल से गुजरने वाली दो अक्ष मेरे पास है भैया, एक अक्ष ही रहा और एक अक्ष मेरे पास ही रहा। ध्यान देंगे भैया, दो अक्ष वस्तु के तल में है, और मेन बात क्या है, से दोनों आपस में लंबवत है 90 डिग्री कोण पर। तो आप एक को कहोगे x, एक को कहोगे y। सो ठीक है, दो अक्ष है, वस्तु के तल में है, x और y आपस में लंबवत है, ये हो गया x और y। और उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, z। z वाली अक्ष जो होती है वो होता है इसके लंबवत, भैया तल के लंबवत से ऐसे जाएगा, इसको z कहेंगे। तो हम कहते हैं लंबवत गुजरने वाली अक्ष का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो x और y के योग के बराबर होता है। अरे वाह सर, बढ़िया है, चलेगा, दौड़ेगा, शानदार। अब भैया मेरे पास सुना कि 1D क्या ना, 2D और 1D दोनों के लिए मेरे पास लग जाता है, लेकिन 3D के लिए मेरे पास ये काम नहीं करता। सर कौन सा, आपका लंबवत अक्ष का प्रमेय। अब इनसे जुड़ी कुछ खास बातें, स्टार पॉइंट, स्टार पॉइंट, स्टार पॉइंट, स्टार पॉइंट कहते हैं भैया, स्टार पॉइंट भैया ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें। देखो क्या होता है, जनरली हमारे बुक्स में जो हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा खेलने से किसमें, रिंग और चकती के बारे में खेलता है, रिंग और है ना, क्या होता है उसको, डिस्क है ना। तो समझ पास क्या कि मान मेरे पास एक रिंग है, ऐसे एक रिंग है
है ना, और मेरे पास क्या है, डिस्क भी है, ले भैया रिंग भी है और डिस्क भी है, ले भाई डिस्को, चल रहे डिस्को, ठीक है चलेगा। अच्छा मेरे पास क्या, अब एक अक्ष तो ऐसा है जो वस्तु के तल के लंबवत भैया ऐसे है आर पार, ये ठीक है, वस्तु के तल के लंबवत है, सेंटर से गुजरने वाला, तल के लंबवत सेंटर से गुजरने वाला, भाई देख लो। हाँ सर मेरे पास क्या है, तल के लंबवत सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली, ठीक है, ये आपकी अक्ष जो आपको दे रखा है, ठीक सर। और ये सेम टू सेम अक्ष मेरे पास भैया इसके लिए भी है, इधर भी आ जाओ, सेम कहानी। ओके सर, बात एकदम समझ पा रहा हूं, चल ठीक है। मान ले कि सर इसका इनर्शिया आई है और इसका इनर्शिया मेरे पास कितना आई है, चलेगा। मैं कहता हूं सर क्या है, ये तल के लंबवत है तो ये इनडायरेक्टली आपका z बनेगा सर, ठीक है, ये इनडायरेक्टली सर मेरे लिए क्या है, z बनेगा, मेरे पास आई जेड बनेगा, तल के लंबवत और सेंटर से गुजरना, मतलब ये तल है, समझो कुछ ऐसा, ये तल है, इसके लंबवत आर पार जाने वाला आपका बनेगा सर कौन सा, आई जेड बनेगा सर, ठीक है। और इन दोनों वस्तुओं के लिए अगर मैं x और y को बनाऊं, अगर मैं इन दोनों के लिए x और y अक्ष बनाया जाता है, मेरे पास y अक्ष बना दूं, ऐसे मेरे पास क्या है, x अक्ष बना दो, बहुत बढ़िया शाबाश। अगर मैं इनको ड्रॉ करूं भी सेम कहानी इनके लिए, देखो तो भैया x और y अक्ष, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मैं भैया बोल दूं इसको x, इसको बोल दूं y, इसको कह दूं x, इनके लिए y, तो क्या होता है सर, अगर इन दोनों वस्तुओं के लिए x और y अक्ष को देखा जाए तो भाई क्या है सर, ऐसे एक बोल मानो, बोल है ना, या आपका कुछ है अपने पास, देखो एक ऐसे मान, ऐसे गोल संरचना है। अगर मैं इसके लिए बात करूं, देखो ये x, इसको y बोलोगे y, हाँ सर ये मेरे पास क्या है, y अक्ष। अगर मैं इसी डायग्राम को पूरा ऐसे घुमा दूं, क्या बन गया, x बन गया, हाँ सर पूरा घुमाओ y, पूरा घुमाओ x, सर दोनों एक ही बात लग रही है, दोनों एक ही तो बात लग रही है, बस देखने का तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा देखने का तरीका थोड़ा अलग है भाई। देख ऐसे देख, x बन रहा है, घुमाओ तो पूरे को तो y बन गया, और हाँ सर बात तो बिल्कुल एक जैसी है। अगर बात एक जैसा है मतलब कि x और y दोनों के सापेक्ष जो आता है आपका जड़त्व आघूर्ण वो आता है, हो। और दोनों के लिए एक बात कॉमन सर, क्या कि x और y का जो भी इनर्शिया होगा वो होगा तो सेम। दूसरा z वाले का डायरेक्ट आधा आता है, हो z वाले का डायरेक्ट सर क्या है, आधा मेरे पास आता है सर, ठीक है। अब इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग बताएंगे आतंक। ले भाई देख, आतंक कैसे मचाया जाए, ले भाई देखो, आतंक का दूसरा नाम बाबू भैया नहीं नितिन सर होगा। भाई देखो तो हम लोग क्या कहते हो, सर छड़ है, छड़ के लिए एक केस याद करो, कौन सा सर, छड़ के केंद्र से गुजरने वाला अक्ष, उसका इनर्शिया ml² बटा 12, सर सेंटर से गुजरा है क्या, यस सर, तो आप इसको आईसीएम कह पाओगे। मेरे को चाहिए इसके सापेक्ष, क्या दोनों आपस में समांतर, यस सर, समांतर अक्षी पर मैं लगा दूंगा, तो डी का मान कितना दोस्त, l/2 लगाना, तो कितना मेरे पास, वही आईसीएम प्लस md², तो आईसीएम तो ये रहा ml² बटा 12 प्लस कितना, दूरी कितना, l बटा 2, इसको रखना, सॉल्व करना, यही मिलेगा ml² बटा 3। बहुत बढ़िया शाबाश। तो बात तो किसकी, रिंग की, तो रिंग का सेंटर से गुजरने वाला और तल के लंब से कितना होगा, mr² होगा, mr² होगा। तो मुझे इसके समांतर लेके आओ, समांतर लेके आओ, यहां पर समांतर है क्या, यस सर, तो आप तो कहोगे आईसीएम, ये बनेगा सर क्या, समांतर d बराबर r के बराबर, तो आईसीएम प्लस md² लगाओ भैया, d कितना r, तो mr² प्लस mr² कितना होगा, 2mr², mr² प्लस mr² से कितना, 2mr² मेरे पास हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, मैं कहता हूं सर मुझे ये बताओ जो वस्तु के तल में है ना, वस्तु के तल में, वस्तु के तल में मैंने कहा था, वस्तु के तल में जाओगे तो वैल्यू सीधा आधा कर दूंगा, वस्तु के तल में जाओगे तो z वाली का सीधा सीधा क्या, आधा कर दो, तो mr² का आधा mr²/2। ओए क्या बात सर, सेम कहानियां देख, शक्ति का सेंटर के सापेक्ष कितना है, mr²/2। मैं कहता हूं वस्तु के तल में आ जाओ, तल में आएंगे तो मेरे पास क्या है, z वाले का सीधा सीधा आधा कर दो, तो mr²/2 का आधा mr²/4। सर क्या बात सर, अगर मैं सेंटर वाले के समांतर यहां पे आ जाता तो समांतर अक्ष का प्रमेय, डी का से कितना, r होता, तो आईसीएम प्लस mr², 3/2 mr²। सर क्या बात सर, समझ में आई कहानी, हाँ सर। तो ऐसे पास क्या, आयताकार प्लेट है, तो प्लेट को आप लोग छड़ मान लो,
अगर मैं ए लंबाई की छड़ मानूं, अगर मैं ए लंबाई की छड़ मानूंगा तो ये इसका क्या है, अक्ष है जिसकी लंबाई को काट रहा है। देखो लंबाई को काटने वाली अक्ष, लंबाई एल को काटने वाली अक्ष क्या, जो आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 12। तो ए लंबाई को काटेंगे तो एम ए स्क्वायर बाय 12, अगर बी लंबाई को काटोगे तो एम बी स्क्वायर बाय 12। तो जिस लंबाई को काटोगे उसके हिसाब से एम ए स्क्वायर बाय 12 और एम बी स्क्वायर बाय 12। तो ठीक है, तो इसको कह दो एक्स अक्ष, इसको कह दो वाई अक्ष, ये क्या बनेगा जेड अक्ष। अरे वाह सर, तो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, दोनों को जोड़ो ये मिल जाएगा। क्लियर है क्या? अरे वाह सर, एक्स वाई जेड, तो डायरेक्टली आप लोग कह पाओगे कि भैया आई एक्स प्लस आई वाई से आपको मिलेगा। चलेगा? अच्छा चल ठीक है, और देख, और देख, चल मान ले अगर मैं इस रोड के किनारे पे हूं, तो किनारे पे देख, किनारे से गुजरना, देखो ए लंबाई की छड़ के किनारे से गुजरना एम एल स्क्वायर बाय 3 था, तो यहां पे कितना होगा एम लंबाई कितना ए स्क्वायर बटा 3। ओहो, अगर बी लंबाई की बात करूं तो बी लंबाई के किनारे से गुजरने वाला एम बी स्क्वायर बाय 3। बहुत बढ़िया। सेम तरीके से अगर आप इसको एक्स कहो, इसको वाई कहो, तो यहां पे आपका बनेगा जेड अक्ष। ओहो, तो z अक्ष फिर से आई एक्स प्लस आई वाई, सॉल्व करना, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 3 मेरे पास आएगा। सर क्या बात सर, समझ में आई कहानी सर? बिल्कुल समझ में आ गया सर, मजा आ गया, शानदार, बेहतरीन, एक नंबर। चलो ठीक है, ऐसे मेरे पास क्या है, खोखला गोला, खोखला गोला सर सेंटर के लिए मेरे पास क्या है आपका 2/3 एम आर स्क्वायर होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर होता है आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। चल जाएगा दोस्त? सर जी हाँ चलेगा। अगर मैं इसके समांतर जाऊंगा तो समांतर अक्ष की प्रमेय लगेगा, डी बराबर दूरी आर के लिए, सॉल्व करने से कितना पास आएगा 5/3, 5/3 एम आर स्क्वायर, ये इसका बनेगा। सेम करने किसके लिए, ठोस गोले के लिए, भैया रखना इनके लिए आपकी लंबवत अक्ष की प्रमेय नहीं लगता है, ठीक है। सेंटर के सापेक्ष ठोस गोले का भी कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, 2/5 कितना एम आर स्क्वायर होता है, तो ठीक है। और अगर मैं इसके समांतर चला जाऊं कितना आर दूरी पर, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास आएगा सर कितना 5/7 आएगा। तो बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, एक नंबर। चल ठीक है सर, अगर आपको दिया हुआ छड़ अक्ष के साथ किसी कोण पर, देखो हमने अभी जो पार्ट देखा सर, क्या आपकी अक्ष और लंबाई दोनों आपस में क्या 90 डिग्री कोण पर था, लेकिन अगर छड़ अक्ष के साथ किसी कोण थीटा पे, तो भैया फॉर्मूले वही रहेंगे, साथ में साइन स्क्वायर थीटा। सेंटर से गुजरने वाला एम एल स्क्वायर बाय 12 था, हाँ साथ में साइन स्क्वायर थीटा। सर किनारे से गुजरने वाला एम एल स्क्वायर बाय 3 था, हाँ सर साथ में कितना साइन स्क्वायर थीटा। खत्म, बस इतना रखना, इतना ही आपको इसमें याद रखना पड़ेगा सर, ठीक है। चलेगा? दौड़ेगा? हाँ सर। हमारे पास क्या है आपका ट्रंकेटेड पार्ट है ना, समझते हो, ट्रंकेटेड, कटा हुआ, ट्रंकेटेड, ट्रंकेटेड सिस्टम, ट्रंकेटेड सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, समझना के पास क्या सर, आपके पूरे सिस्टम से एक टुकड़ा काट लिया, सो क्या करोगे, अगर आपने टुकड़ा काट लिया तो कुछ मत करो कि पूरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इस छोटे से भाग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को गायब कर दो। और एक बात खासकर ध्यान रखना कि दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो समान अक्ष के सापेक्ष होगा, है ना, सेम सेम घूर्णन अक्ष के सापेक्ष लेना है, सेम घूर्णन अक्ष के सापेक्ष। इसका क्वेश्चन अगले क्लास में करवा दूंगा, समझ जाओगे, ठीक है। सेम घूर्णन अक्ष के सापेक्ष के मतलब अगर पूरी बॉडी का इनर्शिया आपने इस अक्ष के सापेक्ष लिया है तो इस बॉडी का इनर्शिया भी इसी के सापेक्ष लेना पड़ेगा, दोनों का समान अक्ष के सापेक्ष ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा सर, ठीक है क्या? चलेगा? अरे वाह सर, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। अब बात करें घूर्णन की त्रिज्या। सर घूर्णन की त्रिज्या बोले तो सर घूर्णन की त्रिज्या मतलब होता है कि किसी भी एक घूर्णन करती हुई वस्तु के लिए इफेक्टिव रेडियस, किसका मतलब समझा नहीं, क्या होता है, अगर मान लो कोई यहाँ पर डिस्क है या रिंग है या गोला है, सर बड़ी वस्तु है, घूम रही है, घूर्णन कर रही है, हाँ सर। अब मैं ये कहता हूं कि सर घूर्णन कर रही है, अगर इस वस्तु को एक छोटा सा पॉइंट मास मान लें, इस वस्तु को एक छोटा सा पॉइंट मास मान ले, तो उसको किस त्रिज्या के वृत्त में घुमाए कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए, ये वही त्रिज्या होता है। अच्छा, तो पॉइंट मास मान के जिस वृत्त में घुमाया जाएगा वो इसका होता है घूर्णन त्रिज्या, ताकि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाए। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, के होता है रेडियस ऑफ जायरेशन I/m का अंडर, मेरे पास क्या डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो भाई ये तो फॉर्मूला है,
ये तो फॉर्मूला है सर। ज्ञान की बात क्या है सर? ज्ञान की बात सुन लो भाई, mr² के mr² के गुणा में जो भी है, जो भी है वो k² होता है। ये बात दिमाग में सेट रखेंगे सर। एग्जाम्पल देना तो वो देख, एग्जाम्पल देख, बात करें रिंग के लिए, तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से गुणा कितना, mr²। तो गुणा में क्या है, एक ही है, तो भाई इसके लिए k²/r² कितना, एक आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, k निकालना। अरे बहुत बढ़िया। तो मान लो डिस्क होता है, डिस्क का ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो सेंटर से गुजरता है कितना होता है, mr²/2। तो गुणा में क्या है सर, 1/2। तो यहां से k²/r² का मान कितना, 1/2 होगा। r को गुणा करना, k निकालना, बहुत बढ़िया। सलमान के पास क्या है, सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला। सॉलिड स्फीयर की बात करता हूं, सॉलिड स्फीयर की बात करता हूं सर, ठीक है समझना। सॉलिड स्फीयर सर ठोस गोला है सर, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सर, 2/5 mr² होता है। तो mr² के गुणा में से क्या, 2/5। यही मेरे पास क्या है, k/r का होल स्क्वायर बन जाएगा सर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से r को वहां ले जाके आप लोग के निकाल सकते हो भाई, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है। ज्ञान की बात, छोटू सा ज्ञान का बात, जी के बी सर, जी हाँ, चलेगा दौड़ेगा, एक नंबर। अब भैया कुछ बातें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, अब देखो ये कुछ वो बात है जो आप लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं जानते हो, क्योंकि ये जो मेरे पास है आपके तरल की गति जो आपने पढ़ रखा है, जो आपने एनएलएम पढ़ रखा है, बिल्कुल वैसे ही चीजें यहाँ पे काम कर, जैसे मेरे पास वहां पे काम करती थी। जैसे चीजें वहां काम करती है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे काम करती है। सर्कुलर मोशन आप लोग जानते हो, हाँ सर, बिल्कुल वही फॉर्मूले से यहाँ पे काम करेंगे सर। फर्क क्या दोनों में, समझाता हूँ। सर्कुलर मोशन देखो फर्क सिर्फ इतना सा है, समझाता हूँ। सर्कुलर मोशन में फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना सा पड़ता है। देखो कहाँ पे है मेरे पास ये चीजें हैं, यहीं पे देखो। हम बात करें भैया वृत्तीय गति, क्या होता है वृत्तीय गति में सिर्फ इतना होता है कि आप लोग किसी वस्तु को बांध देते हो, किसी वस्तु को रस्सी से बांध दिया और पूरी की पूरी वस्तु घूमती है। मतलब कि आपने सर ले लिया कोई वस्तु, तो जी हाँ, आपने ले लिया कोई वस्तु, तो ठीक है, इस वस्तु को आपने क्या है, रस्सी से बांध दिया, ले भाई बांध दो। आप इस वस्तु को क्या है, रस्सी से बांध के किसी वृत्त में घुमाना चाह रहे हो, उसे घुमा दो, ले भाई देख, इसके पास इसका घूर्णन अक्ष हो गया। ओके समझना। अब अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो इस वस्तु का हर एक बिंदु, इस वस्तु का हर एक बिंदु वृत्तीय पथ में घूमेगा। इसके साथ साथ देखो कि सर अगर ये वस्तु वृत्तीय पथ में घूम रहा है भाई, कुछ ऐसा है ना, बस क्या है, ये वस्तु वृत्तीय पथ में घूम रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि इस वस्तु का सेंटर नहीं, सारे के सारे बिंदु मेरे पास क्या है, चाहे बिंदु ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, सर कोई भी इस वस्तु का कोई भी बिंदु पकड़ो, वो सारे के सारे वृत्तीय पथ में घूमते हैं। अच्छा क्या बोलते हैं, वस्तु के वस्तु के सभी बिंदु, सभी बिंदु अलग अलग, अलग अलग त्रिज्या के, अलग अलग त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति करते हैं, वृत्तीय पथ में गति करते हैं। ओके सर, बात में समझाऊं। ओके, बात कहते हैं सर, मान लो अब अगर मैं कहूं कि भैया आप वस्तु को सर कर रहे हो घूर्णन, अच्छा हमारे पास क्या ये बोल है, अब जो उसका घूर्णन है, घूर्णन से क्या होता है, घूर्णन अक्ष बॉडी से ही गुजरता है। ओहो हो, घूर्णन अक्ष बॉडी से ही गुजरता है। तो जब मेरे पास आप इसको घुमाओगे घुमाओगे सर क्या होगा, इस वस्तु के सारे बिंदु करेंगे वृत्तीय पथ पे गति, लेकिन जो केंद्र जो आपके अक्ष पे वो नहीं घूम पाएंगे। अक्ष वाले बिंदुओं की वृत्तीय पथ पे गति नहीं हो पाएगी, लेकिन उसके आसपास जितने भी बिंदु होंगे सब के सब अपने हिसाब से वृत्तीय पथ पे गति कर रहे होंगे। देखो ये वाला छोटी त्रिज्या में घूमेगा, ये वाला बड़ी त्रिज्या में घूमेगा सर, जी हाँ बाद में पकड़ पा रहा हूं, देखो ऐसे है ना, ऐसे आपके सारे बिंदु वन बाय वन वृत्तीय पथ में गति कर रहे होंगे। अरे वाह सर, पर क्या है, जो वस्तु जो बिंदु मेरे पास अक्ष पे वो नहीं घूम पाएंगे, तो क्या बोलते हैं, अक्ष वाले बिंदुओं को छोड़कर, अक्ष वाले बिंदुओं के अलावा सभी बिंदु, ये बिंदु
समान कोणीय वेग के साथ, भाई यहां भी क्या है, कोणीय वेग सेम रहता है, समान कोणीय वेग के साथ, समान कोणीय वेग के साथ वृत्तीय पथ में गति करते, चलेगा? हाँ सर। तो भाई मेरे पास आधी बातें तो सेम ही ना, खाली ये तो फर्क पड़ा कि इसमें जो बिंदु अक्ष पे थे वो नहीं घूम पाते, यहाँ पे सारे घूमे, पर है तो वृत्तीय गति। हाँ सर, अगर वृत्तीय गति तो भाई सारी बातें सेम ही तो होती सर, कौन सी? तो याद करो सर, यहां पढ़ते थे मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन से कितना बोलते थे, एस। यहाँ पे आपका होता है कोणीय विस्थापन। ओहो, वहां पे विस्थापन, यहाँ पे कोणीय विस्थापन। लाला जी देख रहे हो भैया, विस्थापन कोणीय विस्थापन चलेगा क्या? ठीक है, विस्थापन कोणीय विस्थापन से चलेगा। अच्छा सर, यहां पे मेरे पास क्या था, आपका वेग हुआ करता था विस्थापन बटा समय, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे होता है कोणीय वेग। कोणीय वेग कितना होता है, कोणीय विस्थापन बटा समय। बहुत बढ़िया। तो जैसे हमने यहाँ पे औसत वेग पढ़ा, यस सर, औसत वेग से क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल। या तात्क्षणिक वेग निकाला था सर, कितना, ds बटा dt या dr बटा dt था। हाँ सर, सेम टू सेम तरीके से अगर मैं यहाँ कहूँ, मेरे पास क्या है आपका ओमेगा, अगर औसत कोणीय वेग निकालना रहेगा तो कुल कोणीय विस्थापन बटा कुल समय अंतराल। बेहतरीन। अगर मुझे तात्क्षणिक मान चाहिए होगा तो भाई सेम फॉर्मूला सर, कितना, डी थीटा बटा डी टी। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 सर। वही कहानी, अगर मेरे पास बात करें किसकी, त्वरण की, आपका त्वरण, भैया औसत त्वरण क्या कहते हो सर, वही आपका डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। अगर मेरे को भैया इसका तात्क्षणिक त्वरण कितना मेरे पास होगा, डीवी बटा डी होगा। परफेक्टली डन। सेम कहानी कोणीय त्वरण, अगर कोणीय त्वरण का आपको औसत मान निकालना है तो डेल्टा ओमेगा बटा डेल्टा टी। बहुत बढ़िया। अल्फा इंस्टेंटेनियस की अगर मैं बात करूं तो कितना बचेगा, डी ओमेगा बटा डी टी। देख रहा है, कहानी बिल्कुल सेम है, कोई खास अंतर नहीं है, सेम टू सेम चीजें, वही बातें, वही सब कुछ, कोई खास में फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना सर। जी हाँ, जानता हूं। तो अगर तुम लोग ये बात जानते तो तुम्हें पता भी तो होगा कि सर अगर मेरे पास अल्फा का वैल्यू सर क्या है, कांस्टेंट हो जाए, तो अगर सॉरी कांस्टेंट है, अगर अल्फा मेरे पास कांस्टेंट है तो ऐसा क्या होगा सर, आप लोग गतिकी की समीकरण लगा सकते हो। हाँ सर, मेरे पास क्या है, गतिकी की समीकरण लगा सकते हो सर। जी हाँ, v बराबर u प्लस ए टी है पहली वाली, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर वी यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ सर, वही फॉर्मूला है सर। मान लो अल्फा कांस्टेंट ना हो, समीकरण दे रखी हो, तो सर अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है, हम लोग जानते हैं थीटा पता हो, ओमेगा निकालना हो, अल्फा निकालो सर। थीटा पता है, ओमेगा निकालना भैया क्या, अवकलन। ओमेगा पता है, अल्फा निकालना भाई क्या, अवकलन। अल्फा पता है, ओमेगा निकालना भाई इंटीग्रेशन। ये पता है, ये निकालना भाई इंटीग्रेशन। अच्छा, सब फॉर्मूले क्या थे भाई, देखो इसका फॉर्मूला अभी देखा, डी थीटा बटा डी टी। अरे वाह, अल्फा बराबर डी ओमेगा बटा डी टी देखा तो जी हाँ, सेम कहानी, डेल्टा ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन अल्फा डी टी। सारी बातें ऑलरेडी जानते हो, ये कहीं ना कहीं आप लोग देख चुके हो सर। जी हाँ, बात आप एकदम सही कह रहे हो। चल मान ले, और आखिर 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 से मान लो तो अल्फा है ही नहीं, तो मतलब कि अल्फा कितना है, 0 है। अगर मेरे पास त्वरण होता है 0 तो ओमेगा होता है कांस्टेंट, और ओमेगा का कांस्टेंट होना मतलब क्या है, ओमेगा बराबर थीटा बटा टाइम। काल बराबर दूरी बटा समय, बिल्कुल वैसे मेरे पास क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा। अरे वाह सर, वही तो बातें हैं, वही तो बात है सर, बिल्कुल सेम तरीके से। सब बात करें किसकी, NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अरे बाबूजी याद करो, एक पढ़ते थे पी, क्या बोलते हो, संवेग। आहा, संवेग पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है। संवेग से क्या होता है, संवेग दिखाता है कि मेरे पास वस्तु के पास कितना मात्रा में गति है, कितनी मात्रा में गति से उसको बोलते हैं संवेग। अच्छा, तो बेसिक क्या होता है, m इंटू वी होता है। हाँ सर, चलने वाली वस्तु के लिए m इंटू वी संवेग का फॉर्मूला होता है। अच्छा सर, चलेगा। तो जड़त्व हमने कहा रखा है, जड़त्व आपका होता है समानुपाती किसके, m के। जी हाँ, ओके सर। मेरे पास हमने पढ़ा क्या, F क्या बड़ा पढ़ने से वो होता है डेल्टा पी बटा डेल्टा टी, औसत मान। तात्क्षणिक पूछेगा तो कितना बचेगा सर, यहाँ पर dp बटा dt।
जिसको सॉल्व करने पे हमने एक अल्टीमेट फॉर्मूला निकाला, वैसा कौन सा, एफ नेट बराबर एम इंटू ए, अगर मेरे पास क्या है, द्रव्यमान नियत होता है। अरे हाँ सर, ये बात है तो मैं जानता हूं ना, ये बात तो मैं जानता हूं। तो ऐसी ही सेम टू सेम कहानी हम लोग यहां पे देखते हैं। तो संवेग की जगह पे से कौन आएगा, संवेग की जगह पे आपका आ गया है कोणीय संवेग। कहां गया, ओए ये रहा, संवेग की जगह पे सर आ चुका कोणीय संवेग। आहा, तो जैसे संवेग दिखाता है वस्तु में गति की मात्रा, सर बिल्कुल वैसे ही आपका कोणीय संवेग दिखाता है वस्तु में घूर्णन गति की मात्रा। ओहो हो, तो किसी वस्तु के पास कितना घूर्णन गति है वो दिखाता है आपका कोणीय संवेग। ओहो, घूर्णन गति की दवाई क्लियर है क्या? अरे वाह सर, एकदम बढ़िया, शानदार। तो घूर्णन गति की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं। अब फर्क क्या सर, यहां पे घूर्णन गति का जो संवेग होता है कोणीय संवेग, उसको भैया दो तरह के सिस्टम के लिए निकालते हैं। दो तरह के सिस्टम के लिए इनका मान निकाला जाता है। देखो सबसे पहला गतिमान करके मेरे पास क्या है, एक छोटू सा पॉइंट मास जो आपका गति कर रहा है, क्या कर रहा है, स्थानांतरित गति मेरे पास का एक छोटू सा पॉइंट मास। तो छोटे पॉइंट मास के लिए बस क्या कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी। सर आर क्या होता है, स्थिति सदिश, पी वेक्टर से क्या होता है आपका रेखीय संवेग होता है। पी का होना कितना, एम इंटू वी होता है। तो मैं रखा आर पी, जब क्रॉस प्रोडक्ट खोलोगे तो ए क्रॉस बनता है ए बी sin थीटा, तो आर क्रॉस पी आर पी sin थीटा, पी का मान एम इंटू वी, तो एल का फॉर्मूला मेरे पास आ गया। अच्छा सर, अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करके आप लोग कह सकते हो कि सर या तो एम इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू आर करो, या एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर करो। मतलब कि वी और आर, वी और आर में से एक का घटक करके लंबवत वाला भाग लेके आओ कि भैया या तो करो वी का घटक आर के लंबवत, वी का घटक क्या है आर के लंबवत, भैया यहाँ पे वी परपेंडिकुलर कितना मेरे पास, ओहो मेरे पास वी परपेंडिकुलर कितना है पास, वी sin थीटा। या फिर आप लोग कहना आर का करो घटक वी के लंबवत। तो देखो तो वी की गति तो इस लाइन पर है, तो आर का घटक उसके लंबवत, ये होगा आर परपेंडिकुलर, कितना आएगा सर आर साइन थीटा आएगा, चलेगा। तो या तो आप एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर करो, या एम वी आर परपेंडिकुलर किया जाए, ठीक है। दूसरा सर, दूसरा आपका होता है घूर्णन करती हुई वस्तु के लिए। भाई कोई भी वस्तु जो घूर्णन वास्तव में कर रहा है, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, बॉल हो गया, खोखला बॉल हो गया, सर जी हाँ, तो ऐसे सिस्टम की जब बात किया जाए तो उनका फॉर्मूला बेटा है कितना, आई इंटू ओमेगा। कहां गया ये रहा, तो कैसे मिला भाई, सेम टू सेम कहां लिख, जैसे हमारे पास आपका होता है संवेग m इंटू वी, तो m की जगह पे यहाँ पे क्या है सर, m होता है जड़त्व, यहाँ होता है जड़त्व आघूर्ण, m होता है जड़त्व, यहाँ पे होता है जड़त्व आघूर्ण, v होता है वेग, यहाँ पे होता है कोणीय वेग, तो i इंटू ओमेगा, ये मेरे पास क्या है, इसका फॉर्मूला बन जाए किसका, कोणीय संवेग का। ओके चलेगा, डन सर। अच्छा बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास क्या होता है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण सर ये क्या बोला होता है, सुनो भाई, बल आघूर्ण का सीधा सिंपल मतलब मेरे पास क्या लिखा जाए, देखो भाई चलता हूं। बल आघूर्ण होता है बल का घूर्णन प्रभाव, है तो बल ही, है तो बल ही, लेकिन बल का जो घूर्णन प्रभाव होता है उसको आप लोग से क्या कहते हो, टॉर्क कहते हो, बल आघूर्ण कहते हो। अच्छा सर, टॉर्क इसको कहा जाता है, बिल्कुल सही पकड़ा है। तो टॉर्क मेरे पास बल आघूर्ण से क्या होता है, बल का घूर्णन प्रभाव, कि भैया बल को इस तरह से लगाया जा रहा है कि वस्तु को घुमाने में वो काम आ रहा है। अब सर इसका फॉर्मूला क्या होता है समझेंगे। सर फॉर्मूला मेरे पास आर क्रॉस एफ, सर आर क्या है आपका वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। सर किसका, पोजीशन वेक्टर किसका, सर उस बिंदु का जिस पे बल लग रहा है और उस बिंदु के सापेक्ष जिसके सापेक्ष आपको टॉर्क निकालना है। ध्यान रखिएगा ये आपका हमेशा उस बिंदु की तरफ होगा जिस पर बल लग रहा है। क्या मेरे पास P का स्थिति O के सापेक्ष, इस पर ध्यान रखना, P का स्थिति O के सापेक्ष, और F वेक्टर जो आपको बल दे रखा है। फिर से कहानी, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए बी sin थीटा होता है, जो मैंने कंडीशन यहां बताया सब बिल्कुल वैसे ही, या तो आर या एफ दोनों को घटक करेंगे और दूसरे के लंबवत कर देंगे। तो या तो एफ का घटक, या तो एफ का घटक आर के लंबवत, यस सर, एफ का घटक आर के लंबवत, या फिर आर का घटक एफ के लंबवत। सर ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, ये भी आपको कल क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा
कपल फोर्स। सर कपल फोर्स किसे कहते हैं भाई? कपल फोर्स कहते हैं आपके बल युग्म सर दो समान परिमाण के बल जिनका दिशा उल्टा होता है और आपकी क्रिया रेखा थोड़ी दूर दूर होती है ना। दो समान परिमाण और विपरीत दिशा में कार्य करने वाले बल जिनकी क्रिया रेखा एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होता है उनको बोलते हो कपल फोर्स। ऐसे फोर्स सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ घुमाने का काम करते हैं। इनकी वजह से वस्तु चलता नहीं है, स्थानांतरित नहीं करता है, लेकिन घूर्णन जरूर करता है। सर ठीक है, तो बस तो कपल फोर्स केवल घूर्णन प्रभाव पैदा करता है। फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी एक बल का परिमाण इनटू उनके बीच का लंबवत दूरी। किसी भी एक बल का परिमाण इनटू उनके बीच की लंबवत दूरी। सर ठीक है, दोनों बलों के बीच का क्या है? लंबवत दूरी कितना? डी परपेंडिकुलर। सर जी हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। सर क्या बात है, मजा आया क्या? सर बिल्कुल मजा आया, शाबाश। अब देख टॉर्क, टॉर्क के कुछ बेसिक से एग्जाम्पल हम लोग आपको कल भी करवाएंगे, ठीक है? पर समझ लो क्या कहता हूं आपको। कम क्या है? बल चाहिए होता है आर के लंबवत। देखो मैं बताता हूं, क्या मेरे पास एक छड़ है, ले भैया ये मान लो सर आपने इसको यहाँ पे कील ठोक दिया, आपने यहाँ पे कील लगा दिया, ओके सर। अगर सर मैं बल यहाँ पे लगाऊंगा या यहाँ पे लगाऊंगा, तो दोनों ही कंडीशन में मेरे को बल की चाहिए लंबवत दूरी। सर कहां से? जहां से आप उसको घुमा रहे हो। सर ठीक है, सर मैंने घुमाया यहां से, तो यहां से इसका लंबवत दूरी कितना? एल के बराबर। तो ये कितना है? आधी दूरी पर है तो एल बटा 2 पे होगा। एल बटा 4 भी हो सकता है, कहीं पर भी बल लगाया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन भैया देखो, ये बल वस्तु को घुमाएगा, यस सर, ये भी वस्तु को घुमाएगा। तो ऐसी कंडीशन में टॉर्क क्या होता है? बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। सर बहुत बढ़िया, चलेगा। तो सोल्व कर लो, तो कितना आएगा? लंबवत दूरी बल का निकला एल, तो यहां पे कितना निकला? एल बटा 2। हाँ सर देख लो देख लो, ये जो दूरी है क्या आपस में 90 डिग्री कोण है? यस सर। ये जो दूरी है क्या कोण 90 डिग्री है? सर जी हाँ, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा चल मान लो अगर मैं कहूं कि वस्तु सिर्फ और सिर्फ अपने mg की वजह से घूमेगा, देख लो, तो वस्तु क्षैतिज अवस्था में रखा, यस सर, इसका mg कहां आता है? सेंटर पे। इसका mg आता है एकदम सेंटर पे। तो भाई देख के बताओ वस्तु घूमेगा कि नहीं घूमेगा? सर जी हाँ, mg इसको नीचे लेके जाएगा, mg इसको घुमाएगा, तो इस बल की यहां से लंबवत दूरी पे कितना आएगा? l बटा 2। तो वस्तु घुमा मतलब टॉर्क आएगा, और बल इंटू बल से लंबवत दूरी कितना? l बटा 2। अरे वाह, शाबाश शाबाश। चल मान ले मान ले मान ले मान ले, जो दिया गया छड़ से क्या हो, थोड़ा सा रखा हो टेढ़ा, ले भाई टेढ़ा रख दो, ये रहा, ठीक है। यहां से कितना आपने रखा है? कितना? थीटा कोण। और आपका mg सर कहाँ है? ये रहा, mg यहां पर है। आप देखना सर, अगर तुम लोग थोड़ा ध्यान दोगे, ये है घूर्णन अक्ष, ये बल लगा है, इसको मिलाओ से ये बनेगा r, ये r, ये रहा आपका mg। क्या इस बार 90 डिग्री कोण दिखा? नहीं सर, 90 डिग्री कोण नहीं दिखा, तो भाई चुपचाप से घटक कर दो। सर किसके? mg के। अब देखना, ये तो इंक्लाइन प्लेन जैसा है, याद करो mg का घटक से यहां पे कितना था? mg cos थीटा। वाह सर, तो इस बार क्या किया? इस बार आपने बल का घटक कर दिया r के। बहुत बढ़िया, तो ये कितना पास आया? तो ये हो गया mg cos थीटा, और r कितना होगा सर? l बटा 2। वाह सर, तो ऐसे किसी भी सिस्टम के लिए टॉर्क आप लोग निकाल सकते हो। हालांकि इसे क्वेश्चन मैं आपको कल भी करवाऊंगा, टेंशन बिल्कुल ना लेवे, ठीक है भाई, चलेगा? हाँ जी सर, बढ़िया बढ़िया, परफेक्ट, चल ठीक है। अब नोट, काम की बात है तो क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ छोटी मोटी आपकी होती है एप्लीकेशन, याद है क्या? तो जब कभी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपको सी वेक्टर मिलता है। तो जो आपको सी वेक्टर मिलता है वो हमेशा दोनों वेक्टर के तलों के लंबवत मेरे पास होता है। अरे हाँ, तो वही बात हमने यहां पे कहा। फिर टॉर्क बना आर क्रॉस एफ, तो गारंटी है कि टॉर्क मेरे पास आर के और एफ के दोनों के मेरे पास क्या है? लंबवत मेरे पास आएगा, है ना? रुको, यहाँ पे क्या नहीं लिखा? अरे रुको, इसको मैं ना यहाँ नहीं लिखा, उसको ये करता हूँ, अगर इसको ये कर दे, ये करता हूँ, नोट वाली बात है। ठीक सर, आपने से लिखा एल वेक्टर प्रपोर्शनल किसके है? आर क्रॉस वी के है, तो इसके हिसाब से गारंटी है कि एल वेक्टर 100% लंबवत होगा आर वेक्टर के, और एल वेक्टर 100% लंबवत होगा वी वेक्टर। सर क्यों? अब क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होता है कि जब कभी क्रॉस प्रोडक्ट करते हो परिणामी सदिश इन दोनों के तल के लंबवत होता है। अरे वाह, तो सेम कहानी भाई किसके लिए? टॉर्क के लिए। टॉर्क से कितना होता है मेरे पास? आर क्रॉस एफ होता है, तो इसके लिए भी क्या है? सेम कहानी, टॉर्क वेक्टर लंबवत होगा आर वेक्टर के, टॉर्क वेक्टर लंबवत होगा एफ वेक्टर के, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट से कितना? जीरो मेरे पास आएगा। ओह, तो डॉट प्रोडक्ट भाई कितना? जीरो बनेगा। कितना पास? एल वेक्टर डॉट आर वेक्टर।
जीरो, एल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर कितना, बहुत बढ़िया। यहां बात करता हूं सर, टॉर्क वेक्टर डॉट आर वेक्टर सर कितना आएगा, जीरो, टॉर्क वेक्टर डॉट एफ वेक्टर सर कितना आएगा, जीरो। और यकीन मानना इन पे क्वेश्चन बनता है, इन छोटे छोटे पॉइंट पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इनका इस्तेमाल भी कर लिया जाता है सर। बहुत बढ़िया, सुकून मिला, आया कि नहीं आया सर, बिल्कुल आ गया, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं होना चाहिए। चल भाई आगे बात करता हूं, परफेक्टली डन। अब जनरली जो आपको क्वेश्चन मिलता है सर, उनमें क्या है, ये स्टेप आपको फॉलो करना होता है सर। कौन से क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन जिनमें क्या है ना, कोई वस्तु लेगा, उस पर बल लगाएगा, बल लगा के पूछेगा कि भैया इसका कोणीय त्वरण कितना आएगा, या 2 सेकंड बाद उसका रफ्तार क्या होगा इस बल की वजह से। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे वस्तु घूम रहा है, घूमने के बाद वो आपसे पहला सवाल जो कर सकता है क्या, कि वस्तु का कोणीय त्वरण ज्ञात करो। अच्छा, ये पूछ सकता है, या फिर कोणीय त्वरण के माध्यम से वो आपसे पूछ सकता है कि वस्तु का अंतिम कोणीय चाल क्या होगा, या कोणीय विस्थापन कितना होगा, या समय कितने में होगा, जो भी है ये सारी बातें वो आपसे पूछता है वस्तु में बल देकर। बल देकर तो भाई क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप लोग निकालो टॉर्क। तो क्या है, सबसे पहले से क्या टॉर्क निकालेंगे, आर एफ साइन थीटा, या फिर आर लंबवत इंटू एफ, या आर इंटू एफ लंबवत, टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क निकालने के बाद सर एक फॉर्मूला सर कौन सा, एफ बराबर एम ए होता है। तो एफ बराबर एम ए अगर होता है तो बिल्कुल सर वैसे ही टॉर्क बराबर आई इंटू एल्फा भी होता है सर। देखो याद करो, हाँ सर, एफ बराबर एम इंटू ए, वहां पे गति बल करवाता था, यहां पे गति टॉर्क करवाता है। तो एम क्या था, जड़त्व, आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण, ए क्या है, त्वरण, अल्फा क्या है, कोण त्वरण। तो ठीक है, तो नेट फोर्स निकाल के एम इंटू ए से आप लोग ए निकालते थे, बिल्कुल वैसे सेम टू सेम सबसे पहले टॉर्क निकालेंगे, नेट टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा से अल्फा निकालेंगे। अब अगर अल्फा मेरे पास आता है कांस्टेंट, तो आप लोग अपने गतिकी की समीकरणों का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हो। वाह सर बढ़िया है भैया, चीजें यही सब कुछ होंगी, बस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, चल जाएगा। हाँ आगे बढ़ते हैं, चल ठीक है। साम्य अवस्था सर दुनिया में बच्चे बच्चे होता है, साम्य अवस्था किसको कहते हैं, वह अवस्था जिसमें वस्तु पे लगने वाला कुल बल 0 होता है, लेकिन वो होता है स्थानांतरणीय साम्य अवस्था। अच्छा, तो जब वस्तु पे कुल बल 0 होता है उसको बोलते हैं स्थानांतरणीय साम्य अवस्था, और अगर वस्तु पे नेट टॉर्क 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं घूर्णन साम्य अवस्था, और दोनों साथ में हो जाए तो तब आप उसको कहते हो टोटल साम्य अवस्था। वाह, ठीक है। तो टोटल साम्य अवस्था आपको तब मिलता है जब वस्तु ना तो चल रहा है ना घूम रहा है, जब दोनों काम नहीं होते हैं आप उसको बोलते हो घूर्णन साम्य अवस्था। वाह सर बढ़िया है, परफेक्टली डन है, डन है, डन है। ओके सर, अब इस पर भी क्या है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे, शानदार। इस पर से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा अपने पास रहता है, ठीक है। इसके भी कुछ स्टैंडर्ड से एग्जाम्पल है, अगर मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दूं, है ना, साम्य अवस्था का एग्जाम्पल, साम्य अवस्था के कॉमन से एग्जाम्पल तो कौन सा वाला है, कुछ नहीं देगा मेरे पास, क्या मान लो एक छड़ ले लेगा, हाँ सर, छड़ को आप रस्सी से बांध के टांग दोगे, लो भैया टांग दिया, बोलेगा कि भाई इन रस्सियों में टेंशन बताओ। अरे सर देखो, इनके बीच में दूरी पता होगी डी, तो यहाँ पे टेंशन टी होगा 1, तो यहाँ पे टेंशन कितना T2 होगा, तो बीच में कहीं आपका mg भी आ रहा होगा सर, जी हाँ, बीच में कहीं आपका mg भी आ रहा होगा। सिंपल से तो आपसे वो T1 T2 पूछेगा। अच्छा, या ऐसी चीज बोल दिया कि मेरे पास क्या एक छड़ है, मेरे पास एक छड़ है, आपने उसको क्या है, 2 चाकुओं की नोक पे टिका रखा है, आपने एक वस्तु को 2 चाकुओं की नोक पे टिका रखा है, सेम कहानी भाई, वहां पे टेंशन था, यहाँ पे चाकुओं की नोक का बल आ जाएगा F1 F2, तो बीच में कहीं आपका mg बल भी आएगा। ठीक सर, तो मान लो कि भैया इसकी दूरी यहां से कितना R1 है, इसकी दूरी यहां से कितना R2 है, सेम करने में क्या है, इसकी दूरी यहां से कितना R1 है, इसकी दूरी यहां से कितना R2 है, तो डायरेक्टली एक बात कह सकता हूं कि सर इन दोनों ही कंडीशन में मेरे पास चाहे T1 बटा T2 हो या F1 बटा F2 हो, ये दोनों ही दूरियों के उल्टे अनुपात में आएंगे, और जब अनुपात पता हो और कुल दूरी D पता हो सर, फिर हमें सॉल्व करना आता है, भाई याद कर लो, T1 बोलो या F1 बोलो, तो खुद का अनुपात R2, अनुपातों का योग R1 R2, कुल दूरी कितना D। बहुत बढ़िया सर, T2 चाहिए या F2 चाहिए, क्या कर भैया, खुद का अनुपात R1
अनुपातों का योग ये इंटू कुल दूरी d। सर क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, डायरेक्टली इनका इस्तेमाल कर सकते हो, कल मैं इसका क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा सर आपकी गतिज ऊर्जा, ठीक है, ओहो रुको, उसको याद करा दूं क्या? देखो मेरे पास क्या है, आपका क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा, इसको याद करने दो यार, रुको रुको रुको, हटा दो। ओ इसको हटाता हूँ। मेरे पास क्या है, ये आपका घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा जैसे होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही जब वस्तु आपका सिर्फ और सिर्फ करता है घूर्णन, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर उसका होता है बेसिक फॉर्मूला, जिसको थोड़ा बहुत चेंज करके आप लोग हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर कह सकते हो। सो के क्या है सर, के आपका वही घूर्णन त्रिज्या रेडियस ऑफ जायरेशन, सब बहुत बढ़िया। ठीक है, और आपका गतिज ऊर्जा घूर्णन का एल स्क्वायर अपॉन 2IB से होता है। कैसे याद करते हैं, याद करो याद करो याद करो। सभी ट्रांसलेशन के ई टी की बात करती है, मतलब ट्रांसलेशन, तो कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या इसका संबंध संवेग के साथ लिखते हो क्या, पी स्क्वायर बटा 2m? यस सर। तो जो काम संवेग करता है वो यहाँ पे कोणीय संवेग करता है, जो काम द्रव्यमान करता है वो यहाँ पे आई करता है, तो p की जगह पे l और m की जगह पे i, वही फॉर्मूला मेरे पास बन गया। सर बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, एक नंबर, बहुत ही बढ़िया, शाबाश सर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मेरे पास क्या है, अब ऐसी सर कार्य ऊर्जा प्रमेय जैसी हमने वहां पढ़ी, बिल्कुल वैसे ही यहां पे काम करता है। जैसे वहां पे काम करता है बिल्कुल वैसे यहां पे काम करता है। बस ध्यान देंगे कि सर वहां पे हमारे पास क्या है, कार्य का फॉर्मूला पढ़ते थे बल वेक्टर इनटू विस्थापन। सेम तरीके से घूर्णन में जो कार्य बनता है वो बनता है टॉर्क डॉट थीटा, कोणीय विस्थापन। अच्छा सर मान लो अगर बल परिवर्ती हो जाए तो, सब बल परिवर्ती हो तो कार्य का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन FDS। बहुत बढ़िया। सेम तरीके से क्या, अगर टॉर्क आपका परिवर्ती हो तो इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। तो जैसे मेरे पास आपके कार्य का सूत्र होता है बिल्कुल वैसा यहाँ पे कार्य का सूत्र होता है, और सभी बलों का कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है ना सर। कौन सा, आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो सेम टू सेम यहां पर भी आप उसको लगा सकते हो, चल जाएगा। अच्छा सर उसके अलावा हमारे पास क्या है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, प्रारंभिक गतिज प्रारंभिक स्थितिज, अंतिम गतिज अंतिम स्थितिज, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है सीधा सिंपल तरीके से, वो मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, चलेगा। अच्छा सर कोणीय संवेग का संरक्षण, देखो भैया ये दो चीजें भी सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसके क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया लग पाएगा, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन इसका देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल सिर्फ देख लो भाई हाँ कि ये कॉन्सेप्ट यहां पर भी लग जाते हैं, इनमें कुछ खास अलग नहीं होता है, सिर्फ कार्य का फॉर्मूला थोड़ा अलग हो सकता है, बाकी तो पूरी कहानी सेम ही है। अच्छा याद करते हैं सर, रेखीय संवेग का संरक्षण, अगर वस्तु पे लगने वाला कुल बल 0 होता था तो सर बिल्कुल वैसे ही वस्तु पे अगर नेट टॉर्क 0 है तो आपका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। ठीक है, चलेगा। तो इसके बहुत कॉमन एग्जांपल हम लोग जानते हैं सर, जब कोई डांस वांस करता है अगर हाथों को पास ले आता है इनर्शिया कम ओमेगा बढ़ जाता है, हाथों को दूर कर लो इनर्शिया ज्यादा, मास दूर चला गया तो इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आगुण बढ़ जाता है और ओमेगा कम हो जाता है। हाँ सर, जब कोई आदमी कलाबाजी करता है ऊपर से कूदते हुए बॉडी को समेट लेता है, इनर्शिया कम ओमेगा ज्यादा, आराम से घूम पाता है। हाँ सर, तो घूमने वाली वस्तुओं में जब भी आपको रफ्तार बढ़ाना होता है इनर्शिया को कम करने की आप लोग कोशिश करें, चलेगा दोस्त। हाँ सर एकदम बढ़िया। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक साथ सारे दे दूंगा एक साथ, है ना, कि जितने आपके एग्जाम्पल होते हैं वो सारे सारे उसमें डाल देंगे ताकि आपका पंगा सारा खत्म हो जाए। ठीक है, चलेगा, डन डन डन। भाई आगे बात करता हूँ। अब रोलिंग मोशन, सर रोलिंग का मतलब क्या होता है, तो रोलिंग का कोई बहुत खास पंगा है नहीं, हालांकि सिलेबस से थोड़ा हट भी गया है लेकिन डाउटफुल रहता है इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है, रोलिंग मोशन मेरे पास क्या है, सिंपल आपका ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशन, कि भैया वस्तु चल भी रहा है और घूम भी रहा है, वस्तु चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो दोनों काम मेरे पास क्या है एक साथ आपके हो रहे हैं। ठीक सर, चलेगा। हाँ जी सर, तो वस्तु चल भी रहा है मतलब कि आपका वस्तु आगे चल रहा है, VCM चल रहा है। जब आपका रिजिड बॉडी चलता है, दृढ़ वस्तु चलता है, तो हर एक बिंदु को सेम वेग मिल जाता है सर, किसमें, स्थानांतरित गति में। तो वस्तु आगे चला तो अगर तेरा वेग VCM तो तेरा भी VCM,
तेरा भी VCM, तेरा भी VCM, तेरा भी VCM। तो लेकिन सर साथ में वस्तु ने घूर्णन भी तो किया है, घूम भी तो रहा है, तो घूमेगा तो आपको याद है आपका रेखीय वेग टेंजेंशियल कितना ओमेगा इनटू आर कहते हो। अरे हाँ सर, तो घूर्णन के प्रभाव में ओमेगा आर आएगा। भाई तुम्हारे साथ ओमेगा आर, तुम्हारे साथ ओमेगा आर, तुम्हारे साथ ओमेगा आर, तुम्हारे साथ ओमेगा। सब बहुत बढ़िया। तुम्हारे पास क्या है, तो हर एक बिंदु पर दो तरह के वेग होंगे, एक होगा उसका स्थानांतरित गति के कारण, दूसरा होगा उसका रोटेशन। ठीक है, हम दोनों को ले लेंगे, और जब भी आप लोग किसी बिंदु का वेग बताओगे वो उन दोनों का परिणामी मेरे पास बनता है। तो सेम कहानी में किसमें होता है, त्वरण के लिए होता है, लेकिन याद रखेंगे चलते हैं, जब वस्तु घूमता है तो एक त्वरण आता है एक्स्ट्रा सा, कौन सा, सेंट्रीपिटल, बोले तो अभी केंद्रीय, हो है ना, सॉरी अब केंद्रीय, हाँ अभी केंद्रीय, अभी केंद्रीय, अभी केंद्रीय जो सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास क्या है, वस्तु में त्वरण की बात करें तो अगर वस्तु करता है स्थानांतरित गति तो एसीएम, एसीएम सभी को मिलेगा, एसीएम सभी को मिलेगा, एसीएम सभी को मिलेगा, जैसा सेंटर का बिल्कुल वैसा है। दोस्तों घूमा भी तो है, तो घूमने की वजह से कोणीय त्वरण हमने कहा अल्फा। याद करते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण कितना, अल्फा इंटू आर कहते हो। तो अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर। यस सर। अब सर वस्तु क्या है, सर्कुलर मोशन जब भी करता है हमेशा केंद्र की तरफ आपका एक त्वरण और भी आता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एसी, सेंट्रीपिटल एसी, सेंट्रीपिटल एसी, सेंट्रीपिटल एसी सर। ठीक है, तो आपका ये हमेशा रहेगा। ओके सर, तो इतने तरह से पास आपका त्वरण और वेग निकाला जा सकता है। अब हालांकि यहां से बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनता, कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट है उन्हीं पे काम बनता है। बात करो तुम्हारे पास, देखो समझाते हैं। स्थिर धरातल पर शुद्ध लौटने गति, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है, नो स्लाइडिंग। ठीक है, प्योर रोलिंग शुद्ध लौटने गति का मतलब है भैया नो स्लाइडिंग। तो जहां पर भी संपर्क होता है वहां पे स्लाइडिंग नहीं होता है, वहां पे कोई भी सापेक्ष वेग नहीं आता है। तो क्या होता है, अगर हम लोग स्थिर धरातल पे, मतलब कि आपका प्लेन है, धरती है, धरती रुका हुआ है, तो ठीक है, तो रुकी हुई धरती के सापेक्ष अगर देखोगे, अगर इसका हमें क्या करना है, आपका प्योर रोलिंग करना है, तो मेरे पास क्या है, आगे वाला वेग पीछे के बराबर होगा, तो नेट कितना, 0 हो जाता है। ओहो, तो VCM बराबर कितना, ओमेगा इंटू आर। सेम कारण इसके लिए आगे का त्वरण पीछे वाले को बैलेंस करता है, तो ए कितना मेरे पास, 0 आता है आगे पीछे की दिशा में, अंदर तो लगता ही है। ठीक है, तो मेरे पास आएगा आपका ACM बराबर अल्फा इंटू आर। चलो बात करते हैं, तो हम देख चुके ना, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन हाफ mv स्क्वायर बताया। यस सर। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन पीछे थोड़ी देर पहले बताया था, हाफ mv स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। और अगर अब वस्तु दोनों काम कर रहा है तो दोनों को जोड़ के टोटल गतिज ऊर्जा निकाल दोगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अगर मैं इन तीनों की आपस में तुलना करूं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, टोटल, तो हाफ mv स्क्वायर सब में से कट जाएगा, एक एक के स्क्वायर बटे स्क्वायर, यस सर, 1 प्लस के अपॉन आर का होल स्क्वायर, डन सर। तो ये इनका अनुपात होता है, इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और क्वेश्चन अगर आता है तो यहीं से आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है, चलेगा। और एक लास्ट पार्ट इस चैप्टर का जो होता है, नत तल पर लौटने गति। क्या पास क्या वस्तु, क्या वस्तु इनक्लाइन प्लेन पे लुढ़कता हुआ आ रहा है, तो उससे जुड़े कुछ खास बातें हैं। ठीक है, अगर वस्तु स्लाइड करता है, हमारे पास क्या है, वस्तु आपका स्लाइडिंग करता है, फिसलते हुए नीचे आता है विदाउट फ्रिक्शन, तो ऐसे केस में पूरा नीचे आने पर h गहराई गिर जाने पर उसका जो वेग होता है √2gh। अगर वो लुढ़कते हुए नीचे आता है, अगर वो लुढ़कते हुए नीचे आता है, रोलिंग करता हुआ नीचे आता है, तो ऐसी कंडीशन में जो उसका वेग होता है वो vr √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। सो एक से बड़ी संख्या का भाग दिया, मतलब कि स्लाइडिंग वाले केस में वेग ज्यादा प्राप्त होता है कंपेयर टू रोलिंग के। कि भैया एक तल से एक वस्तु को सरकाओ और एक को घुमा के फेंको, तो क्या है, जो सरकने वाली वस्तु है उसका वेग ज्यादा आएगा अंत में कंपेयर टू जो वस्तु लुढ़कते हुए आई है। ठीक सर, चलेगा। सेम कहानी स्लाइडिंग का त्वरण, स्लाइडिंग और रोलिंग का त्वरण, सेम कहानी, स्लाइडिंग का त्वरण मेरे पास क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू रोलिंग के। सेम तरीके से नीचे आने का समय, तो स्लाइडिंग का समय और रोलिंग का समय समझो। सर स्लाइडिंग में अगर वेग ज्यादा था तो उसका समय कम लगता है, और रोलिंग वाले केस में टाइम ज्यादा लगता है। और प्योर रोलिंग के लिए आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू
और फ्रिक्शन कोफिशिएंट बोले तो घर्षण गुणांक का मान आप इन फॉर्मूला से निकाल सकते हो। डायरेक्टली इनको याद रखना, अगर क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं चीजों से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, क्योंकि हालांकि सिलेबस से इस टॉपिक को हटा दिया गया है, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट में अपन इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे आपका होता है आपके रोटेशन का, रोटेशन मोशन का माइंड मैप समाप्त। आई होप सारी बात आपको क्लियर रहा होगा। इस चैप्टर में ज्यादा अच्छी फीलिंग आपको तब मिलेगी जब आप लोग इसका क्वेश्चन देखोगे, तो क्वेश्चन से इस चैप्टर की ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है। तो आई रिक्वेस्ट आप सभी लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि वही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। हाँ, और यही बात बच्चों आपके केमिस्ट्री के माइंड मैप की, बेटा बच्चे सर की कहना फिलहाल चल रही तबियत खराब, सर को रखा वायरल, तो पिछले 4-5 दिन से सर चल रहा है बेड रेस्ट पे, तो जैसे वो आते हैं आपके सारा सिलेबस खींच देंगे। ठीक है भाई, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, है ना, माफ कीजिएगा। फिलहाल सर की तबियत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। और बॉटनी का माइंड मैप भी आपके आने वाले 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। सर से मेरी बात हो गई है, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल 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 मस्त रहिए। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा, बाय, लव यू।